तो पहला प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 यानी कि शाम के 7:45 बजे चली और 1 दिसंबर यानी कि 30 नवंबर को भी चली और उसके बाद 1 दिसंबर 2019 को 11:45 यानी कि दोपहर के जो 12 बजने में 15 मिनट का में इतने टाइम पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 21-20 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। आपसे औसत चाल नॉर्मली पूछी गई, सिंपल सा फार्मूला लगाना है, लेकिन इसके लिए आपको ये जो डेट और टाइम दिया गया है इनके बीच गैप निकालना होगा। तो यहीं पर बहुत से बच्चे फंस जाते हैं और वो इसे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको बस सिंपली पेपर पर पेन से डेट डालनी है 29 नवंबर 2015, एक जगह पे 7:45 PM लिखना। इसके बाद आप देखना कि 7:45 PM यानी कि रात के 7:45 बजे से रात के 12 बजने में टाइम कितना कम है। तो हम पाते हैं कि 4 घंटे 15 मिनट बाद यानी कि 7:45 बजे से 4 घंटे 15 मिनट बाद रात के 12 बजेंगे और रात के 12 बजते ही डेट हो जाएगी 30 नवंबर। ठीक है, जैसा मैं बोलते आ रहा वैसा आप लिखते जाओ। तो रात के 12 बजे 30 नवंबर हो गई और टाइम कितना ले लिया हमने, 4 घंटे 15 मिनट। इसके बाद 30 नवंबर को पूरे दिन और रात ये ट्रेन चली तो कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। ठीक है, इसके बाद वो अगले दिन यानी कि 30 नवंबर के अगले दिन 1 दिसंबर को दोपहर के 12 बजने में 15 मिनट कम यानी कि 11:45 पर पहुंचती है। तो 1 दिसंबर के दिन की कितना टाइम लिया, 11 घंटे 45 मिनट। तो अब आपको ये तीनों चीज़ें जोड़ देनी है, यानी कि 29 नवंबर के जो दिन था उस दिन जो 4 घंटे 15 मिनट टाइम लिया वो, और इसके बाद 30 नवंबर का 24 घंटे और 1 दिसंबर का 11 घंटे 45 मिनट। इन तीनों चीज़ों को जोड़ने के बाद हम पाते हैं कि टोटल टाइम आएगा 40 घंटे का। तो कहने का मतलब ये है कि 40 घंटा समय लिया 2120 किलोमीटर दूरी तय करने में। ठीक है, तो अब हमें चाल निकालनी है, तो दूरी बटे समय कर दो। तो 40 का भाग देते हैं 21-20 में तो 0-0 कट जाएगा और 4×5 = 20 और 4×3 = 12। तो आंसर कितना आएगा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली जैसा मैंने बोला वैसे आप करते जाइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। तो इनमें आपको जो कर्णम मल्लेश्वरी दिख रही हैं ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की हैं। इन्होंने सिडनी ओलंपिक्स 2000 यानी कि सिडनी ओलंपिक्स 2000 में मेडल जीतने वाले ये प्रथम भारतीय वेट लिफ्टर थी ये। ठीक है, और ये किस प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो आंध्र प्रदेश से। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1995 में, ध्यान देना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो आलू है वो तना है। ठीक है, वो आपसे पूछा गया है जड़ों का समूह, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे कट गया। हल्दी भी तना है और तीसरे ऑप्शन में भी हल्दी है, तो बचा क्या, चौथा ऑप्शन गाजर, चुकंदर, मूली। ये वो साग सब्जियां हैं जो जड़ समूह में आती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, चौथा। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ये मिल जाती है कि जो आलू है वो तना का परिवर्तित रूप है और आलू का उद्गम क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका का पेरू। तो जिसे ना पता वो लिख लो, आलू का उद्गम क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का पेरू और हल्दी का है दक्षिण एशिया, शकरकंदी का है उष्ण अमेरिका यानी कि अमेरिका का वो क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र में आता है, यानी कि जो भूमध्य रेखा के आसपास आता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लेकर बहुत से बच्चे कंफ्यूज आते हैं। और इसका जो ऑप्शन कंफ्यूज करता है, यानी कि ये जो पॉइंट कंफ्यूज करता है, वो है सी पॉइंट। यहाँ पे जो सी पॉइंट में ये लिखा है कि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े, तो छोटे कीड़े मकोड़े नहीं, साथ साथ कई बार मेढक जितने बड़े जानवर, मेढक को हम जानवर कह सकते हैं, बड़ा है, कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, ठीक है, तो मेढक जितने जानवर भी इसके जाल में फंस जाते हैं। या कहें तो जो नेफेंथस होता है उसे कहते हैं घटपड़ी पौधा, घड़े जैसे आकार का होता है, ठीक है, और ऊपर एक फ्लैप टाइप का लगा रहता है, कवर टाइप का, और उसमें अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है और बहुत ही मतलब अजीब टाइप की सुगंध छोड़ता है, जिससे ये जो छोटे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मेढक जैसे जीव जंतु हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं और जाकर उसमें फंस जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के आधार पर पहला पॉइंट तो एकदम सही है, ठीक है, दूसरा भी एकदम सही है, लेकिन तीसरे पॉइंट में यहाँ पर केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को बताया गया है, तो ये तीसरा गलत होता है। चौथा, तो आवाज़ नहीं निकालता है, ये सुगंध छोड़ता है या एक प्रकार की गंध छोड़ता है, जिससे जीव जंतु अट्रैक्ट होते हैं। तो सी और डी गलत है, केवल ए और बी सही है। तो इसमें हम पाते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है, तो वो है गुजरात। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल मार्च किया था, अपने साथ लगभग 79 फॉलोअर्स यानी कि 79 अनुयायियों के साथ, और वह दांडी के तट पर पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को। ये मार्च किया था इन्होंने, जो साल्ट एक्ट बनाया था ब्रिटिशों ने, साल्ट एक्ट 1882 यानी कि नमक कानून 1882, उसके तहत ये बोला गया था कि कोई भी भारतीय ना तो निजी यानी कि व्यक्तिगत और ना ही व्यापारिक दृष्टिकोण से समुद्र के पानी से नमक बनाएगा, क्योंकि यह मुद्दा भारतीयों की जो प्रतिदिन का जीवन होता है। देखो, नमक तो हर किसी की थाली का, या कहें तो हर किसी की थाली की बेसिक नीड है। तो महात्मा गांधी जी ने देखा कि जो हम आगे जाकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं, तो इसके लिए ये सबसे अहम मुद्दा बन सकता है। तो उन्होंने अपने आने वाले जो असहयोग आंदोलन है, उस आंदोलन का सबसे जो मुख्य मुद्दा या मेन एम बनाया, मेन सोल एम बनाया, वो बनाया नमक कानून। तो इस नमक कानून को तोड़ने के लिए इन्होंने दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में। कौन सा नमक कानून तोड़ा था, तो साल्ट एक्ट 1882, ठीक है, ध्यान देना इतना। इसके बाद अगला प्रश्न है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ छाल से किया जाता है, वह है मलेरिया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर, तो ये इसमें भी समस्या ये होती है कि बहुत से बच्चे प्रश्न को देखते ही डर जाते हैं, जबकि सबसे सिंपल और सरल क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक लाइन या 2 लाइन जितना कम पढ़ सको उतना पढ़कर जो कहा गया है उतना करते जाओ। केवल डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई आपको गणना नहीं करनी है, जैसा कह रहा क्वेश्चन वैसे करते जाओ, और उसके बाद जो फिगर बन जाता है एट लास्ट में, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो हालांकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम आंसर ये पाते हैं कि इसका आंसर है सेकंड, उत्तर पश्चिम, और इसका हम आपको सॉल्यूशन भी दिखा दे रहे हैं। बड़ा पैराग्राफ है, तो इसे आप खुद से करना और प्रयास करना कि कम पढ़ो, मतलब एक लाइन पढ़ो, जितना कह रहा उतना करते जाओ, वैसे ही मार्किंग करते जाओ, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। उस प्रश्न में ये था कि कोई एक बंदा था जो एक्स से ए की ओर गया, फिर ए से बी की ओर गया, बी से सी की ओर गया, सी से वाई की ओर गया। अब पूछा गया कि जब वाई पे वो खड़ा है तो एक्स से किस दिशा में है। तो जब आप वाई से एक्स की ओर देखोगे तो हम पाते हैं कि ये उत्तर पश्चिम दिशा है, ठीक है, बगल में ही आपको दिख रहा होगा संकेत के रूप में। तो ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें कुछ बताने लायक कुछ था नहीं, आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा करते जाइए, ठीक है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो ये है मिजोरम। चेराव डांस, अच्छा, जितने भी भारत के लोकप्रिय नृत्य हैं जो किसी राज्य से संबंधित हैं विशेषकर, इसको लेकर मैंने अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग ध्यान से देख लेना, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन एक ना एक हर किसी वनडे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मिज़ोरम का एक प्रसिद्ध नाच है जिसे चेराव कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ लेडीज़ लोग बांस की 2 डंडियाँ रखते हैं नीचे ज़मीन पर और उनको यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, और जो मेल लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो उन पर कूदते हैं। तो बांस को लेकर डांस करते हैं, उसको आप देख लेना। इसके बाद तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। ऑप्शन है आपकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो देखो, इस टाइप का मैप को लेकर भी एक न एक सवाल अवश्य बनता है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि भाई हमें मैप के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि भाई ये जो तमिलनाडु है वो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका हालांकि चौथा आंसर हो गया। अब यहाँ पर आपको तमिलनाडु से संबंधित कुछ एडिशनल डिटेल जान लेनी है कि तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, यहाँ के सीएम हैं की पलानीस्वामी, और यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं 235, और जो राज्यसभा सीटें हैं वो 18, और जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 39। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे भी नहीं शब्द मिल जाए तो उसे हाईलाइट करना है। ऑलरेडी इसमें हाईलाइट किया गया है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो विशेष प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो उद्देश्य है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, मतलब करके सीखने के लिए प्रेरित करना। तो ये भी ऑप्शन है, ये भी सही है। आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। तो ये भी ऑप्शन है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, तो ये नहीं है। संख्यात्मक कौशलों का विकास पर्यावरण से नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका? चौथा टिक करना है आपको। इसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, यानी कि समेकित पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात की गई है। तो पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, तो इसका 2 पॉइंट सही हो जाता है। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। कक्षा 3 से 5 के लिए जो संकलित मतलब समेकित पर्यावरण अध्ययन है, उसका मतलब ये है कि इसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन भी होगी, यानी कि पर्यावरण शिक्षा भी होगी, सामाजिक अध्ययन भी होगा और विज्ञान के कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये शुरुआती कक्षा में अलग से विषय नहीं है, यानी खासकर पहली और दूसरी कक्षा में। पहली और दूसरी कक्षा में पर्यावरण को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो वही आपको ऑप्शन ढूंढना है। इसमें उसी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो कक्षा 1 और 2 कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, तो ये आपको सेकंड ऑप्शन सटीक मिल गया, आपको यही टिक करना है। ठीक है, बच्चों में पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। तो बच्चों को खुद से जो मतलब ऑब्जर्वेटिंग पावर होती है, यानी कि खोजी वृत्ति होती है, ठीक है, तो उसको इन्हेंस करने के लिए, उसका मतलब बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए हम उसे पर्याप्त समय देते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो क्या है, बाल केंद्रित है, यानी कि हम बच्चे को फोकस कर रहे हैं, वो उसका अधिगम ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हमें इसका ऑप्शन मिल गया कि भाई पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखो परिवार और मित्र भोजन हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सभी क्या हैं, प्रकरण हैं, यानी कि चैप्टर हैं। अब एक चैप्टर ऐसा है जो एक किसी अन्य चैप्टर के अंतर्गत समझाया गया है, तो वो है जानवर। जानवर को परिवार और मित्र के अंदर समझाया गया है, ठीक है। तो ये उप प्रकरण है, सब टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, ये भी ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, ये भी ठीक। केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रय देना, तो ये भी नहीं है। पर लेकिन इन तीनों में आपको हालांकि ठीक लग रहे हैं, पर इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, कौन सा ज़्यादा वांछनीय होगा। तो अभी तक जो हमने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा था कि बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ताकि जो बच्चे का पर्यावरण को लेकर जो ज्ञान है वो विस्तृत रूप से उसे ज्ञान मिल पाए, यानी कि विस्तृत अधिगम हो पाए, इसके लिए बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया इसका। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो ये जो डी पॉइंट है ये अक्सर किसी न किसी प्रश्न में दिया रहता है, लेकिन इसे आपको कहीं पर भी टिक नहीं करना है। तो ये आपके सब्जेक्ट में ये ऐसा ऑप्शन है जो बहुत से क्वेश्चनों में दिया गया है और ये कहीं भी सही नहीं माना गया है। तो डी तो है ही नहीं, ए बी सी बचे, तो ए बी सी आपको टिक करने हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो वृत्तांत, कहानियाँ, ठीक है। तो वृत्तांत और कहानियाँ जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं किसी टॉपिक को समझाने के लिए, तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और उसे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं, एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, कल्पनाशीलता यानी कि जो कल्पना करने की शक्ति है बच्चे की, वो भी उसमें भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि पर्यावरण अध्ययन सीखने में सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? वृत्तांत और कहानियाँ, यानी कि केवल ए और बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि छोटी क्लास में आप बच्चों का हमें जो भी पढ़ा रहे हैं उसको हमें रुचिकर बनाना है, तो रुचि बच्चे लेते हैं अक्सर कहानी वगैरह, वृत्तांत वगैरह में, जिसमें वो कुछ सोच पाएँ, जिसको वो रिलेट कर पाएँ अपने परिवेश से। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना बिल्कुल सही है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ठीक है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदन का विकास करना, तो ये भी ठीक है, यानी कि तीनों पॉइंट सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन एकदम सही है। तो जानवरों का अवलोकन करते हैं, उनका चित्र बनाते हैं, तो इससे क्या है कि क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है। अवलोकन कर रहे हैं तो वो तो जाहिर सी बात है, और उसके बाद वो चित्र बना रहे हैं तो रचना, क्रिएटिविटी, सौंदर्यगत संवेदन, तो जानवरों के प्रति संवेदनशीलता का भी विकास होता है। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि एक कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान या सिखाना आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। तो ये तो नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, तो सहपाठी अधिगम होता है, बिल्कुल सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतक्रिया को बेहतर करता है, बिल्कुल सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने का, ये कोई पॉइंट नहीं बनता, तो आपका बी और सी सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है आपका। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है?
तो परिवार के सदस्य भी हैं, समुदाय के सदस्य भी हैं, समाचार पत्र भी हैं। तो यानी कि ABC। वैसे ये कक्षा में भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे चारों पॉइंट का कोई एक ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, तो आपको 3 तो कम से कम चुनने ही हैं। तो ABC तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। यानी कि ये जो 3 स्रोत हैं ये बच्चों में अधिगम के मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, तो ज्ञात से अज्ञात। तो हमने एक पेडागॉजी चैप्टर में आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि हम जब भी कुछ नया टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो टॉपिक थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, ताकि बच्चे उससे रिलेट कर पाएँ और जो उसे नई नॉलेज मिल रही है वो चेन के फॉर्म में, मतलब कड़ियों दर कड़ी जुड़ती जाए। यानी कि पूर्व ज्ञान से संबंधित नया ज्ञान होना चाहिए, यानी कि ज्ञात से अज्ञात। इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते। तो चौथा ऑप्शन का सही हो गया। बच्चों में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो रचनात्मक आकलन यानी कि ये होता है कि अधिगम के लिए, ठीक है, सीखते समय तो पोर्टफोलियो से भी सहायता मिलती है। बच्चे सीखते रहते हैं, उनके बारे में डिटेल मिलती है कि कहाँ इस पर कमी है, क्या चाहिए इसे, कितना इस पर फोकस करना है। क्रम निर्धारण मापनी ये भी ठीक है, वर्णन अभिलेख ये भी ठीक है, पर वार्षिक उपलब्धि परीक्षण इसमें कोई रचनात्मक आकलन नहीं होता है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो गया। यानी कि ये वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, यानी कि जो वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट होता है वो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण अध्ययन में बच्चों किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। तो अभी ये जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सही गलत में नहीं आंकना है, उनको समझाना भी है, या कहें तो उनको दिशा देनी है। तो ये ऑप्शन हमें मिल गया, यही नहीं होना चाहिए। कक्षा 5 के EVS पाठ पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। ये तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ये तो होता ही है। आकलन के संकेतकों का उपयोग करना, ठीक है, हमें सही गलत में नहीं आंकना है, संकेतक देने हैं कि गुड, वेरी गुड, ऐसा करते हैं ना। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन ये भी ठीक है, पर सही गलत में नहीं आंकते हैं इसमें, ठीक है। एक कक्षा में 5 की शिक्षक की क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिसमें वह कक्षा में बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। नहीं। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, तो ये भी कोई मतलब नहीं रखता है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो इस तीसरे पॉइंट में ये सभी बिंदु आ गए, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट एकदम करेक्ट हो गया। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पहला और दूसरा है तो, पर पहला दूसरे को कंबाइंड फॉर्म में थर्ड में देखा गया है, और थर्ड में एक पॉइंट और जोड़ा गया है, चर्चा करना है। यानी कि कक्षा 5 की शिक्षक ने एक टास्क दिया बच्चों को, उस पर बच्चों को अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है, अपने अनुभव, अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने हैं, उस पर चर्चा करनी है। तो ये सब चीज़ें कंबाइंड रूप में एकदम सटीक बैठते हैं, वो थर्ड ऑप्शन में है। बाकी फर्स्ट और सेकंड में कम है डिटेल, ठीक है। तो थर्ड में ज़्यादा डिटेल है, तो थर्ड सही हो गई। इसके बाद नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मछली, घड़ियाल, कछुआ ये सब पानी में रहते हैं, कौवा वायु में, मतलब यानी कि हवा में उड़ता है, तो कौवा सबसे भिन्न है। ध्यान देना कि कौवा ही वो पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और कौवा के घोंसले में ही कोयल अंडे देती है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। इसके बाद आपको मैचिंग करनी है। तो हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है। केरल में टैपियोका, ध्यान देना, केरल टैपियोका। कश्मीर में
सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है, और गोवा में नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो हम पाते हैं कि सेकंड ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि मैना वो पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। एक है जो घुमाती है, वो है उल्लू। ठीक है, उल्लू घुमाता है एकदम से, वो आगे पीछे नहीं करता, उसकी गर्दन घूमती है। ठीक है, 360 डिग्री पे घूम जाती है उसकी गर्दन। इसके बाद घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों और उनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। ठीक है, मनाली में घर बांसों के खंभर बनाए जाते हैं, ये गलत है। लेह में पत्थर के 2 मंजिल मकान बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर रखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ए और सी सही है। तो हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही हो गया आपका। ये जो बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं वो असम साइड बनाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, मनाली में तो घर की छतें जो होती हैं वो मतलब त्रिभुजाकार होती हैं, ढलान टाइप की होती हैं, ढालू छतें होती हैं, ताकि जो बर्फ़ गिरे वो बर्फ़ उन पर टिके नहीं, नीचे सीधी ज़मीन पर गिर जाए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो हाथी जब अपने प्राकृतिक आवास में होता है तो वो लगभग वहाँ पर 2-3 घंटे सोता है, और जब ये चिड़ियाघर में होता है तो वहाँ ज़्यादा सोता है, 4 घंटे लगभग सो लेता है। तो एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 150 किलो लगभग, यानी कि 150-60 के बीच में पत्तियां खाता है, 200 किलो नहीं खाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका गलत है। बाकी इन्हें पानी कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, क्योंकि यह इससे क्या है कि शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी सही है, ए भी सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सही फैसले लेती है, तो एकदम सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो गया? थर्ड, सी डी ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। तो शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, तो ये सभी युक्तियां हैं, पर इनमें सबसे प्रभावशाली कौन सी है? तो किस्से कहानियाँ। आपको ध्यान देना है कि किस्से कहानियाँ मनोरंजक भी होती हैं, प्रेरणादायी भी होती हैं, और बच्चों के परिवेश से संबंधित भी होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चे जब भी कोई नया टॉपिक यानी कि प्रकरण पढ़ने का प्रयास करते हैं और उस प्रकरण से संबंधित कोई उन्हें किस्से कहानी या वृत्तांत बताई जाए, तो उससे क्या होता है कि उस प्रकरण में बच्चों की रुचि बढ़ती है। और यही तो मतलब हुआ बच्चों को जोड़ना, कि रुचि बढ़ेगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल देता है। आपसे पूछा गया सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो परिभाषाओं और वर्णनों पर बल नहीं देता है प्राथमिक स्तर पर जो भी पर्यावरण अध्ययन है, तो ये पॉइंट आपको टिक करना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी इम्पोर्टेंट है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, तो ये नहीं है। ठीक है, बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, शिक्षकों ज्ञान से नहीं, नवीन ज्ञान से। तो पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, यानी कि बाहर के परिवेश के बारे में जानकारी देना, तो ये भी है, ए है, सी है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, तो ये भी है। उनके मतलब अनुभवों के आधार पर कुछ नई चीज़ बताना, तो ए सी डी यहाँ पे करेक्ट हैं, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड सही हो गया। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, यानी कि ये केवल स्रोत नहीं है, और भी स्रोत हैं, तो बिल्कुल ठीक है।
यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। ठीक है। यह शिक्षकों के बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है। बिल्कुल सही है। जब भी हम बच्चों की बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो बच्चों के परिवेश में जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस परिवेश से, किस लोकेलिटी से बिलोंग करता है। ठीक है। बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, तो ये नहीं हो पाता यहाँ पर। ठीक है। तो मतलब ये कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी पॉइंट सही नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा बच्चों को बाहरी स्रोतों की मदद लेनी चाहिए। तो बाहरी स्रोतों की मदद जब लेते हैं तो क्या बच्चों में सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास होता है? तो यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है। तो ए बी सी यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो गया। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना। ठीक है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। तो ए बी सी ये ठीक है। बच्चों में उनकी सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, तो विभेद नहीं करना है। तो डी पॉइंट गलत है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया सेकंड, ए बी सी। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीखने के समान आकलन। जब बच्चे अपने ज्ञान का खुद आकलन करते हैं तो उसमें कुछ त्रुटि भी ढूंढते हैं कि हमसे ये मिस्टेक हुई, उसको कैसे सही करना है। तो जब वो सही करने की प्रोसेस होती है तो उस समय बच्चे सीख रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने बारे में भी सीखते हैं। तो स्व आकलन भी सीखने के समान आकलन है। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है और शिक्षक बच्चों को समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बिल्कुल सही है। यह बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार लाता है। बिल्कुल सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। तो ये कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है। कक्षा में अनुशासन मान्य करने के लिए समूह अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, तो ये कोई पॉइंट नहीं है। तो ए और बी सही, यानी कि थर्ड ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो याद करना, रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये संकेतक नहीं होना चाहिए आकलन के लिए कि कौन कितना याद कर पाया। आपको ये देखना है कि बच्चे कितना समझ रहे हैं, कितना संवेदनशील हैं अपने आसपास के परिवेश के प्रति या अपनी विषय सामग्री के प्रति कहें, या पर्यावरण अध्ययन में जो भी आपकी चीज़ें हैं उसके प्रति बच्चे कितने संवेदनशील हैं, उससे कितना ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उसे कितना रट रहे हैं ये आपको नहीं देखना है, कितना याद कर रहे हैं ये नहीं, समझ कितना रहे हैं। और समझ का आकलन तो इस प्रकार होता है कि जब वो बच्चे प्रश्न पूछते हैं, मतलब क्या है कि बच्चे उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उस टॉपिक में। ठीक है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपका ये 68 का फर्स्ट ऑप्शन आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, यानी कि याद करना। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? चित्र जब पढ़ते हैं तो अवलोकन होता है, अवलेखन होता है, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो इनमें से कौन कौन सा होना चाहिए? ठीक है। तो ए बी सी ये होता है प्रयोग नहीं करते हैं बच्चे। चित्र को देखो, चित्र देख रहे हैं तो उस चीज़ को आप प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि उसे प्रैक्टिकली तो नहीं देख पा रहे हैं ना, प्रैक्टिकली उसमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं हैं, तो प्रयोग नहीं हो पाता है। तो ए और बी सी ठीक है, डी नहीं है। तो यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो रेटिंग स्केल में अवलोकन, जो बच्चों को हम रेटिंग देते हैं कि वो कैसे क्रियाकलाप कर रहे हैं, बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के आधार पर उनका अवलोकन करते हैं और उसके हिसाब से रेटिंग देते हैं। तो अवलोकन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सटीक मिल जाता है कि पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए
प्रोत्साहित करना। तो परिभाषाएं वगैरह या शब्दावली पर ये बल, जहाँ भी परिभाषा या शब्दावली संबंधित ऑप्शन मिल जाए इस टाइप के प्रश्न में, तुरंत उसे देखकर टिक कर दो, वो उद्देश्य नहीं होता है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका ठीक है, यानी कि उद्देश्य नहीं है। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं अपनी मंजिल यानी कि स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं। 2 मंजिला हैं, नीचे जानवर रह रहे हैं और ज़रूरत का सामान रखा है, और ऊपर की मंजिल में खुद रहते हैं और छतें समतल हैं। तो और जो ऊपर की मंजिल में रह रहे हैं उस मंजिल का जो नीचे का फ्लोर है वो मोटे तनों लकड़ी के पेड़ों के बनाया गया है। देखो, लकड़ी का प्रयोग करते हैं ठंडे क्षेत्रों में, क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में अगर फर्श पत्थर का होगा तो ठंड आएगा बहुत ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है कि ये ठंडे क्षेत्र यहाँ की हिमाचल भी है। तो जम्मू कश्मीर में ये होता है, ये जो विशेषता दी गई घरों की, ये लेह के घरों की विशेषता दी गई है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। ठीक है। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। झूम खेती में यही होता है। झूम खेती जिसे स्थानांतरण खेती भी कहते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो नॉर्मल जो वनस्पति होती है उसे जलाते हैं, बांस खरपतवार को नहीं जलाते हैं। जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उन्हें जला देते हैं। ठीक है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, तो ये भी गलत है। तो बी सी गलत है। इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छकने से पहले गहरी जोताई होती है, तो ये भी नहीं है। तो केवल ए, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो गया। ए पॉइंट ठीक है और थर्ड ऑप्शन सही हो गया। केंचुए को किसान का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से सही कारण हैं उनको चुनिए। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। तो ए ठीक है। केंचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल की रक्षा करते हैं। ठीक है। केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं और जिससे ज़मीन पोली जाती है, ये भी ठीक है। तो ए बी सी यानी कि ये 3 पॉइंट सही हो गए, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक होता है। ठीक है। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी कि ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। तो यह तांबा, कांसा है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, या कहें तो कहीं पर लिखा है तांबा प्लस टिन से मिलता है, तांबा प्लस टिन से बनता है, और यह अधिक मजबूत भी है। इसका गलनांक भी उच्च रहता है। तो तांबा जस्ता एल्यूमिनियम का मिश्रण नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन नहीं है इसका। तांबा और टिन यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। एल्यूमिनियम की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। पीतल और तांबा ये भी गलत है, तो सेकंड ऑप्शन का सही है। यानी कि कांसा तांबा प्लस जस्ते से बनता है या तांबा प्लस टिन से बनता है। ठीक है, जो कि ज़्यादा मजबूत होता है तांबे के मुकाबले, और उसका गलनांक भी उच्च होता है, इसलिए इसके बर्तन प्राचीन काल से ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल। कहीं भी आपको टैपियोका मिल जाए तुरंत केरल। ठीक है, टिक करना है आपको। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो कर्नाटक, केरल, गुजरात। कर्नाटक, केरल, गुजरात यानी कि थर्ड ऑप्शन। ये वो राज्य हैं जो अरब सागर की, या कहें तो अरब सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। अरब सागर के तट पर इनकी सीमाएं हैं, कर्नाटक, केरल, गुजरात की। अब इस देखो, हमने आपसे पहले ही कहा था कि मैप से संबंधित एक नया क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है, मैप और वो चाल, दूरी, समय वाला। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस आपको एक बार मैप देखना है, मैप समझना है, आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर दे लेंगे। हमारे देश में मानचित्र में देखो, मानचित्र संबंधित एक और क्वेश्चन आ गया। मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के उत्तर में, बिल्कुल ठीक है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, गलत है।
पश्चिम बंगाल के पूर्व में, बिल्कुल गलत। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ये तो बिल्कुल गलत है। तो उड़ीसा के उत्तर में है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो कोयला। ठीक है, पेट्रोलियम से ग्रीस, डीजल, मोम होता है, पर कोयला प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समय को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। तो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। तो टिन क्या होता है? आदिवासियों के मतलब समुदाय में एक टिन पद्धति है ज़मीन को नापने की। तो वो क्या है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, एक टिन, जितनी भूमि में एक टिन बीज बो जाए वो एक टिन भूमि इकाई है। अगला प्रश्न ये है कि आप x पर स्थित हैं और आपका विद्यालय y पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। ये दिशा संबंधी प्रश्न है और ये अक्सर आपको पैराग्राफ टाइप में दिखते हैं। तो इनमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कहते जा रहा है वैसे करते जाइए, एक एक लाइन पढ़िए, जितना बोलता है उतना आप फिगर बनाते जाइए, जैसा वो बोल रहा है वैसा आप पेन चलाते जाइए। अंत में जिस बिंदु पर होंगे उस बिंदु से आपको प्रारंभिक बिंदु देखना है, जिस दिशा में हो उसको आपको ऑप्शन में देखकर टिक कर देना है। बहुत सिंपल होते हैं और इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको ये खुद करना है। हालांकि इसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं कि इसका आंसर है दक्षिण पूर्व, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद कोई लड़का मड़गांव से 30 जून, ये दूरी चाल को लेकर है, तो मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव चली तथा अगले दिन 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, तब रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो ये जो डेट और टाइम दिया गया है, इसके बीच में अगर हम इंटरवल निकालें, इसके बीच में गैप निकालें, तो हम पाते हैं कि लगभग ये 21.5 घंटा टाइम लिया इस ट्रेन ने 1140 किलोमीटर चलने में। तो 21 घंटे से डिवाइड करना है 1140 को, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 53.02 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको टिक करना है चौथा पॉइंट। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने पहले बताया था कि ये क्वेश्चन और था टाइम डिस्टेंस स्पीड को लेकर, तो वहाँ पर आपको टाइम कैलकुलेट कैसे करना है, तो आपको पेपर पर पेन से लिख लेना है डेट और टाइम। उसके बाद आपको रात के 12 बजे तक जाना है, फिर आगे दिन का पूरा 24 घंटे कैलकुलेट करना है। तो ऐसे आपको पूरा टाइम इंटरवल निकालना है और टोटल जो टाइम आए उससे डिवाइड करना है पूरी डिस्टेंस को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या था आपका? 53 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा ऑप्शन सही था। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? तो यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं वो पर्यावरण अध्ययन या अपने आसपास के परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन गलत हैं आपके। क्वेश्चन में ये था कि भाई पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विषय के रूप में नहीं रखा गया, यानी कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग नहीं है, इसे पर्यावरण के अंतर्गत ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे इस लेवल में अपने आसपास के परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी कि समेकित रूप में। नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़, यानी रेत के टीले कहते हैं, तो अबू धाबी में पाए जाते हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वहाँ नहीं है, तो ये भी ठीक है, झीलों में पानी का संचारण नहीं हो रहा है। पेड़ों और कुओं के आसपास क्षेत्र को ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दी गई है, तो इससे क्या होता है कि जो वर्षा का पानी है वो ज़मीन में रिस नहीं पाता है, अंदर नहीं जा पाता है।
ठीक है। कुओं का उपयोग कोई उपयोग नहीं करता है, घर में टोंटियाँ लगी हुई हैं, तो ये कोई मीनिंगफुल ऑप्शन नहीं है, सेंसलेस ऑप्शन है, तो ये नहीं है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लगाए गए हैं, तो इससे क्या है कि भूमिगत जो जल स्तर है वो कम हो रहा है। तो ए बी डी सही, यानी कि दूसरा ऑप्शन ठीक है कि कुओं में जो पानी है वो सूख गया है। तो बचा क्या है, ए बी डी पॉइंट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो काम और खेल। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन, आवास, ये आपके पर्यावरण के मुख्य 6 थीमों में हैं, लेकिन काम और खेल नहीं है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच है? तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन, भाषा और गणित। हमने आपसे अभी पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया था यही कॉन्सेप्ट कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चौथे ऑप्शन में मिल गया यही पॉइंट, तो आपको ये टिक कर देना है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। देखो, प्राथमिक स्तर पर बच्चे अपने आसपास से ही सीखते हैं, उन्हें कुछ हम अमूर्त चीज़ें समझाने का, यानी कि अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जिनके उदाहरण हमारे आसपास उपलब्ध ना हों, जिनको हम इमेजिन ना कर सकें। तो अमूर्त विषयों को समझने में अभी इतने कैपेबल नहीं है, वो इतने मैच्योर नहीं है, तो वो अपने आसपास के परिवेश से संबंधित ही ज्ञान ले सकते हैं इस स्तर में। तो स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए ये जो थीम है, 6 मुख्य थीमें हैं, ये बच्चों के परिवेश से संबंधित ही हैं, चाहे भोजन है, चाहे हमारा परिवार है, मित्र हैं, हम चीज़ें कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, जो टॉपिक है वो ही हमारे आसपास संबंधित है। तो ये 6 जो उपविषय हैं या थीम हैं, उनको रखने का केवल एक ही उद्देश्य है कि बच्चे इस स्तर में अपने परिवेश से ही सीखते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। बाकी इन पे हमें फोकस करना ही नहीं है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। शिक्षण अधिगम के समय इसका कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, क्योंकि हमने तभी देखा कि जो प्राथमिक स्तर पर 6 मुख्य थीमें हैं, वो उनमें से एक है भोजन। तो भोजन जो मिड डे मील होता है प्राथमिक विद्यालय में, वो भी भोजन से संबंधित जो अधिगम होता है बच्चों में, उसमें सहायक होता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि भाई जो मिड डे मील योजना है उससे संबंधित कुछ पॉइंट आपको लिख लेना है। मैं बोल दे रहा हूँ कि विद्यालय में मिड डे मील के समय जो ईवीएस शिक्षण अधिगम होता है उसमें भोजन से संबंधित जो अधिगम होता है, भोजन संबंधित जानकारी मिलती है, उसमें सहायक होता है। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी, 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, स्कूल बैग का वजन कम करना, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध को भार कम करने की ज़रूरत है। तो भाई इसमें पाठ्यक्रम को आधा नहीं करना है, ना ही स्कूल बैग को संबंधित बोझ के बिना है। बोझ के बिना सीखना ये कोई स्कूल बैग के वजन से संबंधित नहीं है, और ना ही पाठ्य पुस्तक के अध्यायों की कम संख्या। ये तो हमें जो विषय सामग्री बच्चे को प्रस्तुत कर रहे हैं वो बहुत ही सरल और सहज होनी चाहिए बच्चे के लिए। तो अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, ये चौथा ऑप्शन का सही हो गया। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य सहयोग के मूल्यों को लागू करना, एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। समूह में सीखना छात्रों के बौद्धिक,
भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करता है। इसलिए यह विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यताओं तक ही सीमित होता है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि भाई चौथा ऑप्शन ठीक है। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाता है। बाला का पूरा रूप क्या है? तो बाला का पूर्ण रूप अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है, जो भारत के स्कूलों को और बच्चों के अनुकूल बनने में सहायक है। यह नियमावली एक समय पर उपयोग करने के लिए संसाधन है, जो बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTE 2009 के अधिकार के तहत स्कूल के बुनियादी ढांचे को बदलने में मदद कर सकता है। तो अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है बाला। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? सभी विचारों को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो जो तीसरा पॉइंट है, वैकल्पिक ढांचे का मतलब ये है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत और स्पष्टीकरण से अलग हैं। ठीक है, वैकल्पिक ढांचे हैं। और यहाँ पे ध्यान देना कि जो वैकल्पिक ढांचा है वो शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार को भी बढ़ाता है। ठीक है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक मिथक भी है और रूढ़िबद्ध धारणा भी है। ठीक है, इसको लेकर CBSE ने अपने 2 आंसर दिए हैं, मिथक भी है, धारणा भी। तो कोई भी आप टिक कर देना। रूढ़िबद्ध धारणा यानी कि चाहे आप सेकंड टिक करें या 4th टिक करें, दोनों ही सही माने जाएंगे। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्रमशः उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। इसके लिए आपको मैप देखना होगा एक बार। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? चौथा सही हो गया। अगर आपको मैप देखना आता है, अगर आपने एक बार मैप पढ़ रखा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प परिवर्तित होने की क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की दर सतह के क्षेत्रफल, तापमान और वायु गति पर निर्भर करती है। यानी कि जितना ज़्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा, जितना ज़्यादा तापमान होगा और जितनी तेज वायु गति होगी, उतने ही ज़्यादा या कहें तो उतनी तेज गति से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, तो वो है चित्रण कौशल। ठीक है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता कहलाती है, चित्रण कौशल के अंतर्गत आती है। चित्रण कौशल के अंतर्गत स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझ या कहें तो समझने की क्षमता का विकास पर क्षमता के विकास पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क की ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र में एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो वो है NCF 2000। ठीक है, इसको लेकर बहुत सा कन्फ्यूजन है। तो हालांकि बुक वगैरह में NCF 1975 दिया है कहीं पर, और गूगल पर सर्च करने मिलता है कि NCF 2000 है। तो ज़रा इसको आप लोग क्लैरिफाई कर लेना। वैसे अकॉर्डिंग टू मी NCF 2000 के या कहें तो NCF 2000 में एकीकृत पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी।
भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, तो ये सत्य नहीं है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये तो एकदम ठीक है। टिकाऊ विकास नहीं होता है, इससे क्या है, वनस्पति वगैरह समाप्त होती है। जो वहाँ के बासिंदे होते हैं उनको दिक्कत होती है, उनको वहाँ से अलोकेट किया जाता है, डिसलोकेट किया जाता है। यह पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता है, ये तो बात ठीक है। जल विद्युत सुविधाओं से सबसे बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो बांध टिकाऊ विकास को प्रभावित करते हैं, ये ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं? ऑप्शन है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त सभी। तो ग्रीन हाउस गैसें उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? भारत में ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित हैं, अतः मानसूनी हवाएं इन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में हैं, इस वजह से मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण सल्फ़र डाइऑक्साइड है। सल्फ़र डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड नमी के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं। कभी कोहरे में आपने देखा होगा, तो कभी बारिश के साथ ये एसिड जब संगमरमर पर गिरता है तो वो संगमरमर का कलर पीला पड़ जाता है, ठीक है। गोलकुंडा किला काकतीय राजवंश ने बनवाया था। 15 ग्राम प्रति मिली घनत्व और 3 मिली आयतन वाले किस धातु का द्रव्यमान क्या होगा? किसी धातु का द्रव्यमान क्या होगा? तो सूत्र के अनुसार घनत्व और आयतन का गुणनफल द्रव्यमान कहलाता है। घनत्व और आयतन की गुणनफल को द्रव्यमान कहा जाता है। तो यहाँ 15 एवं 3, जो 15 एवं 3 दिया गया है, ठीक है, का गुणनफल कितना होगा? 45। इसलिए वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 45 ग्राम, ठीक है। तो घनत्व और आयतन के गुणनफल को द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ पर आपको चीज़ समझनी है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। अदिश राशियाँ वो राशियाँ इनकी कोई दिशा ना हो। 79, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है अपारदर्शी। पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा सतह पर 10 किलोग्राम है? देखो, पृथ्वी और चंद्रमा में जो जी का रिलेशन है वो 1/6 है, यानी कि यहाँ पर जो जी है वो कितना है? जैसे 10 है तो वहाँ पर 6 है। पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा यदि किसी जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो पृथ्वी की सतह पर कितना होगा? 60 किलोग्राम। 1/6 होगा चंद्रमा पर, ठीक है। यानी कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर 60 किलोग्राम की है तो चंद्रमा पर वो उसका 1/6 होगी। एक विलेय का विघटन दर निर्भर करता है भार, दाब, तापमान, सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र पर, ठीक है। एक विलेय का विघटन दर निर्भर करता है सतह क्षेत्र पर। देखो, किसी विलेय का जो विघटन दर है उसकी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विलेय का सतह क्षेत्र बढ़ाने पर उसके विघटन का दर बढ़ जाता है।
अगला प्रश्न है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना। तो ये तीनों पॉइंट इतने सटीक नहीं है। इतना बच्चे अगर खुद पौधा लगाएंगे, उसके प्रति संवेदनशीलता उनमें जागृत होगी, तो जाहिर सी बात है कि संवेदनशीलता यहाँ पर ज़्यादा रूप से विकसित होगी उनमें। अगर बच्चे किसी पौधे को अपनाएं, उसको पोषित करें, खुद से करके सीखेंगे। अभय अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के आधार पर कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? प्रासंगिक नहीं, ध्यान देना। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिससे पीड़ित थे। तो ये देखो, जब भी जैसे कहानी कुछ ऐसी है कि अभय ने बोला अपने बच्चों से कि जाओ इस बीमारी के बारे में आपको अपने समाज, सोसाइटी से डेटा इकट्ठा करना है। तो बच्चे इतने परिपक्व नहीं हैं कि उस बीमारी के बारे में समुदाय को बता सकें। ठीक है, तो आपका ए पॉइंट सही हो गया। हालांकि और 3 पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो बातचीत करने का अवसर मिलता है, तो ये ठीक है। आपसे ही पूछा गया था कौन सा प्रासंगिक नहीं है। तो बच्चों से जानकारी समुदाय को नहीं मिलेगी, समुदाय से जानकारी बच्चों को मिलती है। ठीक है, बाकी और नहीं पढ़ने हैं, आपको इसका आंसर मिल गया 83 का फर्स्ट। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समय का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके, सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके पहलुओं पर चर्चा की। क्रमशः आग और बिजली झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? मानववादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक, अनुभवात्मक या अन्वेषण? तो यहाँ पर प्रिया ने क्या किया है कि अन्वेषण किया है, खोज की है, खुद से एक्टिव रही है। तो अन्वेषण दृष्टिकोण को अपनाया है इस पूरे टास्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं इनसे संबंधित रिपोर्ट तैयार की, तो उसने अन्वेषण किया। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। नहीं, आलोचना तो होती है उसमें। यह सस्ता और सुलभ है। ठीक है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं, उनके पास समय है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो ये एकदम सटीक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि यह रियल टाइम सीखने का अवसर मिलता है बच्चों को अपने समुदाय में, परिवेश से। ठीक है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, यानी कि बाहर की दुनिया से संबंधित होना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो गया। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार तथा साथ रहते तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की अवधारणा को इस तरह सिखाया जाना चाहिए? परिवार की परिभाषा गलत है? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है? तो ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन मिल गया चौथा, ये समावेशी शिक्षण दृष्टिकोण नहीं है। कक्षा 3 के छात्रों में रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। इससे यह पता चलता है कि शिक्षण अधिगम का दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। समावेशी शिक्षण में परिवार के अन्य तत्वों को भी शामिल किया जाता है। समावेशी शिक्षण दृष्टिकोण में परिवार के अन्य तत्वों को भी शामिल किया जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा की गतिविधि और गतिविधियाँ हैं? तो
उपर्युक्त सभी। श्यामपट्ट, चित्र पढ़ाना, फील्ड भ्रमण, ये सभी गतिविधियां हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण कब बन सकता है? विषयगत, एकीकृत, समावेशी, उपर्युक्त सभी। तो विषयगत भी है, एकीकृत, समावेशी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है विषयगत, एकीकृत भी है और समावेशी भी है। तो यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो गया। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि पशुपालन एक आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो ये कोई संवेदनशीलता को लेकर नहीं है पॉइंट, यह एक अवैध कार्य है। ठीक है, ये सपेरों के लिए, क्योंकि इन बच्चे इन दोनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, तो ये भी गलत है। सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाना है बच्चों को, तो सपेरे सांपों को नुकसान ना पहुंचाएं, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले। अब जब सपेरों से आप सांप छीन लोगे तो वो क्या कमाएंगे, किसको दिखाकर अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, या अपना उनके पास कोई और कौशल तो है नहीं। तो सपेरों से सांप छीनने से पहले उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो ये संवेदनशीलता को विकसित करने का उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। लगभग हमने 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ऐसे ही हम 3, 4, 5 सेशन लाएंगे। ठीक है, तो लगभग ऑलमोस्ट 300, 350 जितना हो सकेगा उतने क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेंगे। बस आपको इतना करना है कि इन क्वेश्चनों को ढंग से सुन लेना है एक बार। ठीक है, रटना नहीं है। और ये सीटेट में यही तो फ़ायदा है कि ये सारे क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं। अगर आपने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, केवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही आपने पढ़ लिए अच्छे से, तो इतने में आप 20+ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईवीएस में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी के साथ दिस इज साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।